हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर था हमारा, उसका जो बचा हुआ पार्ट रह गया था उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो अभी हमने डाली थी, महिला जाति एवं सुधार। ठीक है, तो महिलाओं के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि उनका विवाह हो, जो सती प्रथा वगैरह थी, राजा राम मोहन राय ने इनमें बहुत सारा बदलाव किया, बहुत कोशिश की, तो तब जाके कुछ सुधार हुआ। अब उन्हीं को लेके आगे जो चैप्टर में आया है वो अगला पॉइंट है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आगे। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हो गई। अब महिला जो सुधार था उसमें लेके बाल विवाह और मजबूती आई, तो इसमें एक टॉपिक क्या आ गया था, एक बात आ गई, जो बाल विवाह। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे कि पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़कर क्रमशः 21 और 18 साल कर दी गई। पहले जो कि लड़की की 16 साल और लड़के की 18 साल थी, लेकिन समय को देखते हुए इन्होंने क्या किया, फिर आगे इसे बढ़ा दिया गया और अभी भी इसकी डिमांड की जा रही है कि लड़की की 21 और लड़के की 23 साल कर दी जाए। तो देखो आगे पारित होता है कि नहीं होता है, बट अभी 18 और 21 में ही चल रही है। बट ये नहीं इन्होंने कहा है कि जिस समाज में ऐसा होता है वो तो हो सकता है। अभी जो हमारे देश की नागरिकता जो मिलती है वो 18 साल में हो जाती है। अब 18 साल में हमारे देश की जो नागरिकता मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि 18 साल के आप हो गए तो वो शादी ही कर सकते हो, नहीं। 18 साल में नागरिकता मिलती है जिससे कि आप वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं। आप वोट डाल सकते हो, ना कि शादी कर सकते हो। ठीक है ना, इसके लिए आप काबिल होते हैं, जब मतलब अपने पैरों पर खड़े होते हैं या फिर समाज समझ सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, मतलब इतना हो कि तुम अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा जो और भी चीज़ें हैं वो उसको देख पाओ, तो समझो कि कर सकते हो। अदरवाइज़ इसके लिए कोई उम्र ऐसी नहीं है कि हाँ नहीं कि तुम्हें मतलब इतने पे कर लो। भाई जब तुम नहीं कमा रहे हो तो किसी के लिए नहीं इतना वो बर्बाद नहीं हो सकते, या फिर किसी की ज़िंदगी हम बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। तो हर एक लड़की को इसकी आज़ादी है कि कम से कम वो 18 की हो, 20 की हो, 22 की हो, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। अब देखो, एक बात कही जाती है कि अगर एक लड़की की शादी करते हैं तो उसमें हम पैसा खर्च करते हैं ना, करते हैं, कम से कम हम उसमें 4-5 लाख रुपए खर्च करते ही करते हैं। ठीक, अगर वही 4-5 लाख रुपए लगा के अगर हम किसी लड़की को उसके पैरों पे खड़ा कर दें या किसी नौकरी में, अब वो अगर हम 4-5 लाख रुपए लगा के उसे जो दहेज देते हैं वो उसके किस काम का आता है, वो कुछ दिन में, सामान है कुछ दिन में ख़त्म ही हो जाती है। बट अगर वही चीज़ अगर हम उस लड़की की पढ़ाई लिखाई में कर दें और उसे नौकरी कोई मिल गई, तो पूरी होल लाइफ, पूरी फुल लाइफ के लिए वो क्या होगी, एक अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और पूरी ज़िंदगी वो सुखी रहेगी। ठीक है ना, तो इसलिए क्या किया गया, इनकी जीवन जो विवाह, जो बाल विवाह था, इसको ख़त्म किया गया और इसके विरुद्ध कानून बनाया गया। 8 साल की दुल्हन, यह चित्र में दिया गया है, ये 8 साल की दुल्हन है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। यहाँ गांव वगैरह में हो जाती है, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इन सब में हो जाती है। और भी ऐसे राज्य हैं जिनमें शादियाँ हो जाया करती हैं उनके गार्जियन के उस पर, लेकिन अगर सरकार या कानूनन तौर पे देखा जाए तो उन्हें भी रोक दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि बाल विवाह से क्या होता है कि विकास रुक जाता है, किसी की ग्रोथ रुक जाती है, पढ़ाई लिखाई और नौकरी चाकरी सब चीज़ वो आगे नहीं कर सकते। अगली हेडिंग हमारी है जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। अब इनमें से जो समाज सुधारक थे इसमें कुछ थे कि जी जातीय समाज में थे, ये
इनमें से कई जो कि गैर बराबरी के विरोधी थे। मतलब जैसे जात है, जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। अब इनमें ये अपने आप को ब्राह्मण जो थे ये अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। फिर उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। शूद्र मतलब जो थे वो इन तीनों की सेवा करने के लिए लगाए थे, तो ये सबसे छोटे माने जाते थे, अछूत माने जाते थे। अब अगर जब भी इनकी कोई बराबरी की बात करता था तो ये जो इनके विरोधी थे गैर बराबरी वाले, ये इसका विरोध कर दिया करते थे। ठीक है। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था को की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। अब राजा राम मोहन राय जो थे कि जाति व्यवस्था की जो आलोचना करता था, बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथ था, उसकी एक क्या क्या अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बॉम्बे में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। अब इसमें जो संगठन थे सारे क्या थे, ऊंची जाति के थे। अब इन्होंने भी धीरे धीरे चोरी छिपे क्या किया कि जाति व्यवस्था से दूर होने का निर्णय ले लिया। तो ये धीरे चोरी छुपे इस चीज़ को अपनाया करते थे, कायदे कानून का उल्लंघन करते थे जो जाति व्यवस्था वाले थे, जिससे कि अपने जीवन में जाति पूर्वग्रहों के बंधनों से मतलब छुटकारा पा सके कि कोई जात है ये उन सबसे। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिल गए। अब पहले इनके लिए स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो गरीब जो दलित बच्चे थे, जो शूद्र समाज के बच्चे थे, इनके लिए उन्होंने क्या किया, ईसाई वर्ग ने आके स्कूल खोलने की कोशिश की ताकि ये पढ़ सके। और पढ़ने के बाद ये अपना क्या है कि समय सुधार पाएंगे, अपना जीवन सुधार पाते हैं। देखो, शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिससे कि इंसान अपना जीवन सुधार सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है जिससे इंसान अपना जीवन बदल पाएगा। गरीब है तो अगर वो अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा कर लेता है तो वो उसी क्रम पे वो आगे जाके अच्छा जीवन यापन करता है। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अब जैसे कारखाने फैक्ट्रियां थी उसमें भी काम निकल रहे थे, और नगरपालिका हो गई तो उसमें कोई झाड़ू का काम है, दूसरे अन्य काम थे। नगरपालिका में बहुत से काम होते थे, तो लोग गांव देहात से निकल के नगरपालिकाओं में जाने लगे। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़े हैं। और कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ करने वालों, सफाई कर्मचारियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम यहाँ से आया। अब जैसे कोई शहर था, शहर बना तो उसमें रिक्शा चलाने वाले, ईंट जोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले। अब शहर बनाने के लिए तमाम तरह के काम सामने आए, जिसको करने के लिए सब गांव देहात से लोग भाग के शहरों में आने लगे और धीरे धीरे आके वहाँ यहाँ नौकरी करने लगे और पैसा अच्छा कमाने लगे गांव की तुलना से। इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस और त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छुटकारा पाने का एक
उन्हें मौका मिल गया था। दैनिक जी अपमान से छूट निकलने का, मतलब वहाँ से ये जो अपमान था, जातिगत अपमान था, इससे बच के उन्हें निकलने का एक मौका मिल गया था और वो निकल गए। अब शहर में आने के बाद जैसा कि उनके पास भेदभाव किसी चीज़ का ज़्यादा नहीं रहा करता था, ज़्यादा पहले के लोग थे, बट आज के टाइम में कोई ये चीज़ पूछता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो ज़रा सा भी नहीं पूछते, जो वही रूढ़िवादी रह गए हैं, मतलब पुरानी विचारधारा वाले, वही कभी कभी पूछ लेते किस जाति को किस, नहीं तो सब खाली आपका काम देखते हैं। ठीक है, जब नए नए अवसर मिले तो लोग गांव देहात से निकल के शहरों की तरफ आ गए थे काम करने के लिए। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, उन्हें जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते हैं। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। अब वो चमड़ा बनाने के लिए क्या हुआ कि ज़्यादा डिमांड करने लगे और उन्हें ज़्यादा लाभ हुआ। लेकिन उस टाइम में सिर्फ एक पर्टिकुलर जात के ही लोग, मतलब उन्हें कर दिया कि जो चमड़े का काम करते हैं उन्हीं को मोची वगैरह को किया गया। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो मोची को तो छोड़ो, आज ज़्यादातर बड़े बड़े शोरूम क्या है, जूता बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या वो नीची जात के हैं? बाटा जैसी कंपनी है, लिबर्टी है, बाटा है, रेड चिप्स ऐसे, एडिडास है, निकी है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब ये क्या कह सकते हैं, ये बहुत बड़े क्या छोटी कास्ट के हैं? नहीं, आज ये करोड़पति अरबपति हैं। तो ये उस टाइम में इन जो काम करते थे, चमड़ा का काम करते थे, तो इन्हें सब छोटी कास्ट का माना करते थे। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश में थे। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने के में माहिर थे। अब मतलब ये चमड़े का काम किया करते थे, तो इन्हें छोटी जाति का माना जाता था, अछूत माना जाता था। अब ये सोच लो भाई, अब बाटा जैसे कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी आज करोड़ों कमा रही है। अब आज अगर हम देखने जाए तो हमारे जूते कम से कम 10-10, 20-20 हज़ार तक के, 50-50, 1-1 लाख तक के जूते हैं। तो क्या वो छोटी जात के हैं? नहीं, आजकल तो सारे ही जूता बनाने में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी हैं, तो वो छोटी जात की नहीं है। उस समय ये खाली रूढ़िवादी चल रही थी। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। अब महार रेजिमेंट में भी जो छोटी कास्ट के लोग थे, उन्हें भी इनमें भर्ती करने के लिए जगह मिल गई और वहाँ से भी इन्हें 2-4 रुपये, मतलब 2-4 रुपये क्या, अच्छी तनख्वाह उनके जीवन यापन के लिए मिलने लगी। इसी में थे उनके डॉक्टर साहब जो थे B.R. अम्बेडकर जी। उनके पिता जो थे वो सैनिक थे, ठीक है, तो वो भी सरकारी स्कूल में थे और जिसकी वजह से इन्हें बाबा साहब को पढ़ने में सहायता मिली। अदरवाइज़ इन्हें भी नहीं उतनी सुविधा मिलती, लेकिन इन्होंने बहुत परिश्रम किया, जो पहले भारत के कानून मंत्री बने। अगर एक स्टूडेंट की बात की जाए, ठीक है ना, अगर स्टूडेंट को कभी अपना मतलब वो रखना है एक मोटिवेशन के लिए, तो उनके मोटिवेशन के लिए एक इंसान बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, जिनको कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी जो थे, इन्होंने अपने जीवन के ऐसे पल काटे जिन्हें ये समझ में आ गया कि नहीं, बिना पढ़ाई के हमारा जीवन कहीं सुधार नहीं सकता, बिना पढ़ाई के हमारे जीवन में कुछ नहीं है। जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो तुम अपनी पढ़ाई के भरोसे, अपनी पढ़ाई के बदौलत तुम ज़मीन से क्या आसमान तक जा सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने करके दिखाया। एक गरीब तबके में रहने के बाद भी, एक मजबूरी में इन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली कि देश के प्रथम कानून मंत्री बन गए, संविधान रचयिता बन गए और आज वर्ल्ड में भी इन्हें बहुत नाम है। इनके जितना कोई नहीं पढ़ा है वर्ल्ड में, ठीक। तो आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो स्टूडेंट को इनसे सीखना चाहिए कि हमें कितना कठिन परिश्रम करने के बाद भी हम अपना जीवन बदल सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं चैप्टर पे। कक्षा में जगह नहीं,
बम्बई बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है, 1829 में भी जो शूद्र थे, जो छोटी कास्ट के लोग थे, अछूत थे, उन्हें स्कूलों में पढ़ने की जगह नहीं थी। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई। मतलब अगर ये तुम्हारा क्लास है ना, तो ये क्लास में और बच्चे, सवर्ण बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह के बच्चे, तो शूद्र वाले जो थे, शूद्र कैटेगरी में जो आते हैं, ये बच्चे यहाँ बरामदे में खड़े होकर सिर्फ सुनते थे। ठीक है, अब यही चीज़ हुई थी बाबा उनके साथ, अम्बेडकर जी के साथ, कि उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, वो क्लास के बाहर बैठ के सुनते थे। अब कितना कठिन परिश्रम उन्होंने किया है। आज तो तुम सब बच्चों क्लास में बैठते हो, फिर भी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा, अगर कोई पूछ ले तो तुम्हें पल्ले नहीं पड़ता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये बाहर बैठ के इतना कॉन्सेंट्रेशन इनका था कि पूरा पढ़ाई के लिए प्यासे थे, भूखे थे, और ये टीचर जो भी अंदर बोर्ड पे पढ़ाता था वो वहाँ गेट पे बैठे बैठे सुन सुन के सारी चीज़ें नोट कर लिया करते थे। तो इनसे क्या है, हमें ये सीख मिलती है कि हमें पढ़ाई एक किस तरीके से करनी चाहिए, कितनी लगन से करनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वे कमरे को दूषित ना करे। कह रहे कि इन्हें इजाज़त नहीं थी, ताकि अगर वो अंदर कमरे में आ गए तो कमरा दूषित हो जाएगा। इतनी मतलब अंधविश्वास था कि हद से ज़्यादा ना कर सके जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। अब वो सोचते थे ये अगर अंदर आ गए तो ये लोग क्या कर देंगे, हमारे समाज को दूषित कर देंगे, हमारे बच्चों को दूषित कर देंगे, ठीक है ना। और फिर इनका मतलब एक और अंधविश्वास क्या था कि ये गौमूत्र से उसको शुद्ध कर लिया करते थे। ठीक है, बहुत सी ऐसी अंधविश्वास मनोधारणाएं चला करती थी। तो हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। अच्छा, अब वो उनके खेत में खेती करते थे, उनकी गेहूं फसल सब कुछ काटते थे, तो तब उनकी फसल ख़राब नहीं होती थी, तब उनकी फसल में वो छूत नहीं लगती थी। लेकिन अब अगर वो उनके काम करने लग गए और कुछ करे तब भी नहीं, लेकिन उनके साथ बैठ गए, उनके साथ खा लिया पी लिया या उनके क्लास में आके बैठ गए तो वो अछूत हो गए। वो उनका मतलब अछूत है, उनसे मतलब कमरे में आएंगे तो कमरा अशुद्ध हो जाएगा। तो बहुत सी जो धारणाएं थी वो मानते थे, ये बहुत गलत था समाज में। ठीक, कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे सबक, मतलब जो चैप्टर है, सुन रहे हैं, तब आपके दिमाग में किस तरह का सवाल पैदा होगा। वो इंसान अपने आप को ही कोसेगा। अब तो वो ज़माना ही नहीं रह गया, उस टाइम में पहले ऐसे हुआ करता था, बहुत पहले। अब तो बच्चे टाई बेल्ट लगा के बढ़िया से स्टार्ट से क्लास में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सबके साथ बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें बहुत डर्टी फील होगा और तुम स्कूल जाने से मना भी कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता था कि अछूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति फिर भी बेहतर थी। क्या आप इस राय से सहमत हैं? हाँ, अब जहाँ किसी को पीने के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है ना, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात थी, लेकिन फिर भी क्या थी, कुछ तो मिल रहा था, इसलिए वो क्या थे कि इस चीज़ से भी सहमत थे कि चलो ठीक है, कम से कम हमें बरामदे में ही बैठा के लिखने पढ़ने के लिए बोले हैं तो भी ठीक है, कम से कम हम बरामदे में ही बैठ के उसको सुन पढ़ तो लेंगे ना। तो यहाँ से भी इनको तसल्ली मिल गई, ये एक रास्ता जरिया बन गया। कुछ जैसे एक ओस की बूंद का सहारा इंसान को मिल जाता है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाना, तो वो इनके साथ हुआ था। समानता और न्याय की मांग। अब लोगों ने क्या डिमांड कर दी, हमें समानता चाहिए और हमें न्याय चाहिए। ठीक, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। अब जो गैर ब्राह्मण थे वो लोग भी देखते देखते उन्हें भी खराब लगा, तो वो भी कहने लगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। जैसा कि अगर हम देखा जाए तो हमारा एक बहुत बड़े राइटर थे, लेखक थे, राहुल सांकृत्यायन, जो पहले अपने कास्ट से पंडित थे। बाद में उन्होंने, जब उन्हें ये सारी चीज़ें लगी तो उन्होंने खुद कहा कि उनके जो ग्रंथों में लिखा गया है लगभग 75% झूठ है। ठीक है ना, उनकी बुक में देखोगे तो दिया है, बोलगा से गंगा में शायद आई थिंक दिया गया है। तो बड़ी बड़ी किताबें हैं, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें क्या है, मनोधारणा ये सारी झूठ पे
है। 15-25% उन्होंने कहा कि इसमें कुछ सही है, बाकी सारी बस मनगढ़ंत चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने फिर क्या किया कि अपने इस हिंदू धर्म से, जो ये सनातन धर्म, इससे मतलब ऊब के उन्होंने क्या कर लिया कि उन्होंने सीधे बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, वहाँ जाति की समानता थी, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ ऐसा किया। मध्य भारत, अब यहाँ का आंदोलन शुरू हो गया। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ बंद पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किए। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मण ग्रंथों पर सवाल उठाए। अब जो ये अलग अलग लोगों के बीच में रह के काम करने लगे, बाद में इन्होंने क्या किया, इस ग्रंथों पे सवाल उठाए। जैसे जाति व्यवस्था वाला जो ग्रंथ था इनका, वो मनुस्मृति था, जिसमें ये कहा जाता था 4 वर्ण 4 भेद ये सब बांटे गए थे, जिसे आज केरल कहा जाता है। यहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा था। केरल में सबसे पहले इन्होंने क्या आदर्श रखा था, ये जातिवादी हटा के एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। ठीक है, मनुष्य में सिर्फ 2 ही जाति हैं, एक है स्त्री और दूसरा है पुरुष, 2 ही जाति हैं। ठीक, बाकी तो अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो साइंस में आप देखते हैं कि जाति में बंटवारा तो जानवरों का होता है, ज़्यादातर जानवरों की जाति होती है, जानवरों की जाति पहचानी जाती है, इंसानों की थोड़ी ना जाति पहचानी जाती है। ठीक है, अगर कहीं से 10 लोग एक साथ चले गए अलग अलग जाति के, क्या उनके पैर के निशान देख के आप कह सकते हो कि इस जाति का जाता है गया है इंसान? नहीं। लेकिन अगर 10 प्रकार के जानवर एक जगह से निकल जाए तो उनके पैर के निशान देख के आप बता सकते हो गाय गई, भैंस गई, बकरी गई, या खरगोश गया, या चूहा गया, सब पता। तो इनमें जाति होती है, ना कि इंसानों में जाति होती है। लेकिन ये गढ़ दी गई हैं तो ये आज भी चल रही हैं। इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए थे। आगे देखते हैं कौन कौन लोग थे। तो पूर्वी बंगाल के हरिदास ठाकुर के मतुआ बंद पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया और ठीक है, ब्राह्मणवाद ग्रंथों पे सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। यहाँ एझावा जाति के जो श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, औरु जाति औरु मतम औरु देवम मनुष्यानु। मानवता की एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। ठीक, इन्होंने कहा एक ही ईश्वर है, एक ही मानवता की जाति है और एक ही धर्म है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जाति से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का आगमन करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब बहुत सी जातियाँ थी जो मतलब छोटी जातियाँ थी, उन्होंने क्या किया कि उसको बढ़ावा देने का बहुत मतलब स्वाभिमान का भाव पैदा करने की कोशिश की थी, ताकि वो उठ के आगे आए, पढ़े लिखें और समाज में कुछ अच्छा करके दिखाएं। चलते हैं आगे हम। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है गुलामीगिरी। ठीक है, जिनकी ज्योतिराव फूले जो थे उनकी बुक है, उन्होंने गुलामीगिरी में बहुत कुछ लिखा है। तो आओ हम जरा उनके बारे में भी देखते हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं, और फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के
आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासी, जो अनार्य कहा जाता था उन्हें, या द्रविड़ भी कहा जाता हो, को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीची निम्न जाति वाला मानने लगे थे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। मतलब अब जो ये आर्य लोग हैं, ये बाहर से आए थे, तो इनका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे आकर कब्जा करके रहने लगे, तो इसलिए ये इनका नहीं है। जो जिनको इन्होंने गुलाम बनाया है उनकी ज़मीनें थी, ठीक। ये इनका वो कहना था। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। कह रहे कि जो ये आर्य लोग थे, जब ये आए, इनसे पहले क्या था, स्वर्ण युग कहा जाता था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियाँ और अशूद्र अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। अब ये जो श्रमिक जातियां हैं, जो अछूत हैं, इन सबको क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, अतिशूद्र, ठीक। जैसे अभी कहा जाता है कि जातियों में आता है कि जनजात, जैसे अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। ये दो होती थी, एक अनुसूचित जाति होती थी, एक अनुसूचित जाति जिसको एससी कहते थे और इसको एसटी कहा जाता है, ठीक है। तो यही थी। तो कहा कि इन्हें एक होना पड़ेगा। ये अगर एक हो गए तो ये जो इनको दबाव में जो बड़ी कास्ट वाले हैं, जैसे वो उन्हें छोटा वर्ग कहते हैं, तो ये फिर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है ना। ऐसा इन्होंने कहा था। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोध समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन की मुहिम चलाई। अब इन्होंने कहा कि जाति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये उन्होंने मुहिम चलाई कि सब बराबर होने चाहिए। मैं यहाँ और तुम वहाँ। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मण ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया, और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम, पारसी नौजवानों ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश, जो आगे की ये लाइनें डैश है, हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर जो समूह है ये अलग अलग बढ़ गया, अगर हम लोग अलग हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो क्या हो जाएगा कि हम इनके खिलाफ, इन्होंने हम और छोटी कास्ट को दबा रखा था, उनको अछूत बनाया था, ये आगे पढ़ लिख के बहुत ऊपर आएंगे और ये अपना हक लेके आगे अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। जो जातिगत भेदभाव है ये इनका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अठारह में फूले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। अब अमेरिका में जो था गुलामों के लिए संघर्ष हुआ था और ये गुलामीगिरी क्या हुई, ख़त्म कर दी गई। तो इनकी जो किताब थी उनको क्या थी, एक तरह से कहा जाता है समर्पित थी। आगे है बॉक्स में, हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ
ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांत समानता और जातिवाद समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कि मतलब हिंदू धर्म जो है वो इन्हें अछूत मानता था और ये अपने जो चौहाड़ तालाब था उसमें से पानी नहीं पीने देता था। तो इस टाइम में अम्बेडकर जी यहाँ पे गए थे अपने समाज के साथ और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पानी पी के ये चीज़ भंग की कि हम भी एक इंसान है, हम भी समान हैं। आगे देखिए पैराग्राफ चैप्टर में क्या है किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण में पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे और जाति सुधार का यह अपमानपूर्ण हालत के बारे में जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मतलब E.V. रामास्वामी जी थे, ये भी दलितों के आंदोलन के लिए लड़े थे और इधर जो है कि बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। तो ये तो काफ़ी प्रचलित हुए, काफ़ी फेमस हुए, जिन्हें सब संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इन्हें। आगे दिया है कि मंदिर में कौन जा सकता है। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात पर बहुत नज़दीकी से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इन्हें मंदिर में जाने का प्रवेश वो नहीं था, मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो कहते थे अगर ये मंदिर में चले आए तो समझो कि मंदिर क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसा कि जो ये आजकल छोटी कास्ट के लोग हैं जो मुँह उठा के मंदिर में घुस जाते हैं, वो सोचते हैं कि मंदिर हमारे लिए पवित्र है। नहीं, इतिहास में अगर पीछे उठा के देखा जाए तो उन्हें पहले से क्या है ये पाबंदी दी गई थी। ठीक है, कि मंदिर में तुम आ गए तो समझो क्या होगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो उन्हें मंदिर में जाने से अच्छा सबसे ठीक है कि तुम स्कूलों में जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, दुनिया के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मंदिर में जाने से उनके लिए कोई रास्ता नहीं खुलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्हें ये समझाया गया था। सन 1927 से 1935 के बीच में अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि पूरे देश में कि मतलब अगर एक छोटी कास्ट का इंसान, अगर शूद्र जाति का अगर वो मंदिर में जाता है तो जो पंडित लोग हैं वो कितने मतलब द्रवित होते, कितने मतलब उनको दिक्कत होने लगती, कितने परेशान होने लगते हैं। तो ये उन्होंने दिखाया, ऐसे 3 आंदोलन करके उन्होंने बता दिया इस चीज़ को। और हालांकि इस चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी कि अब ये लोग भी हमारे साथ मंदिर में आएंगे, हमारे मंदिर का पानी यूज करेंगे, तालाब का। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मणों को उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी और उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी थी। अब पेरियार
के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार के पले बढ़े थे, ठीक है ना। अब ये थे ईवी रामास्वामी, पेरियार के नाम से जो जाने जाते थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। अब सब लोग, अब पार्टी के नेता होने के बाद अब उन्हें क्या एक समान आजकल सब बैठ के खाते हैं ना, तो उस टाइम में उन्हें क्या किया गया, इस जाति का यहाँ बैठेगा, इस जाति का यहाँ बैठेगा, जाति के हिसाब से उन्होंने टेबल लगा दी। तो इन्हें बड़ा बुरा लग गया, ये सोच के उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया, पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। इस दावत में निम्न जातियों के लिए अलग अलग थी और पेरियार बैठने का इंतजाम था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वरप्रद मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों के अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। ये कहते हैं कि ईश्वर की देन है, ये जो भेदभाव है, जाति व्यवस्था, ये कहते हैं ईश्वर की देन है। तो इसलिए पेरियार ने कहा कि मतलब अब इन्हें खुद ही क्या करना होगा कि अपनी जाति, अपने लोगों के लिए, अपने उत्थान के लिए इन्हें खुद ही बढ़ के आगे आना होगा, लड़ना होगा अपने हक के लिए। पेरियार हिंदू वैद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, भागवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जाति पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया था। कि मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल दे कि इसमें अभी जैसे हमें कोई बात कहनी होती है तो हम क्या कहते हैं, इसमें कहा गया था। जैसे कई उदाहरण हैं, जैसे महिलाओं के लिए कह दिया, शूद्रों के लिए कह दिया, कई रामायण में है, कई उसमें ग्रंथों जैसे पुस्तकों में एग्जाम्पल के तौर पे हम उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ वो कह के इसमें कह देते हैं, जैसे कि रामायण में कहा गया है ढोलक सूत्र नारी सब ताड़न के अधिकारी कहा गया है ना, तो ये सब चीज़ इसमें कह के ये इसकी आलोचना किया करते थे। ये दलीलें लोगों को महज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचन की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति उच्च नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं, ये आज भी जारी है। अब जाति व्यवस्था में आज भी गांव समाज में चले जाओ तो बहुत से पिछड़े गांव हैं, तो उसमें भी जाति व्यवस्था है, उसमें भी जाति को लेके सब करते हैं भेदभाव। महिलाओं के बारे में पेरियार क्या कहते थे? पेरियार ने लिखा था कि तारा, मुकुरतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथ की कठपुतली बन गई थीं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है, ठीक। तो ये कहते थे कि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम अपने पति को उपहार के रूप में हमने तुम्हें दे दिया, अब चाहे वो जिस तरह से तुम्हें पाले। तो एक तरह से गुलामीगिरी में वो चली गई थी। तो इस चीज़ का भी विरोध पेरियार ने किया था। सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके लिए अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या
परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मो समाज के ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारकों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को पर प्रकाश डाला। अब इन्होंने क्या किया कि एक समाज बना लिया अपना। अब इनमें जो इनकी बुराइयां करते थे, जो इनकी आलोचना करते थे, तो उनको अपने तरीके से इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक ढंग से, अब इन्होंने क्या किया कि जो अपने ढंग से इसको सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। ठीक है, अपने नज़रिए से लोगों को समझाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। अब इन्होंने क्या किया कि समाज सुधारने के लिए, ये अध्यापक थे उसके और कॉलेज के, उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए बढ़ावा कर दिया, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन मुहिम चला दी। इस मुहिम में अगला नाम आता है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। ठीक, अब रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा व निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863-1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्हें रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी के बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्हें युवाओं को एक होने का उपदेश दिया गया। इस उद्बोधन में वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। तो ये विवेकानंद के विचार थे कि सब मिलके एक जगह स्थापित होकर सभी देश के लोग एक दूसरे के लिए क्या करें, मदद करें और उनको सहयोग करें ताकि ये प्रथा, ये व्यवस्था खत्म हो पाए। प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में स्थापित प्रार्थना समाज में जातीय बंधनों को खत्म करने के लिए बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। मतलब ये देखा जाता था कि महिलाओं को पुनर्विवाह जो था इसके जो परमिशन दी जाए, इस पर पाबंदी ना लगाई जाए। तो इस सब पे इन्होंने कई धर्म ग्रंथ के बारे में उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताया, जिससे ये
साबित हो सके कि ऐसा करने से क्या महिलाओं का जीवन जो कि बहुत आगे बढ़ सकता है, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हैं। वेद समाज मद्रास चेन्नई 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज के से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने अथवा विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। इन्होंने कहा कि ये रूढ़िवादी जो अंधविश्वास है हिंदुओं का और जो अनुष्ठान वगैरह हवन करते हैं, ये क्या है, बहुत गलत है, निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन जो था सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विज्ञान विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, जहाँ से लोग अच्छा खासा पढ़ लिख के बहुत आगे तक जाते हैं। उसके बाद आता है सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे से मुक्ति कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। अब इन्होंने भी जाति व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा वो किया, आगे बढ़ के आगे इन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करनी चाहिए और शिक्षा ज्ञान इन्हें मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत आगे सिद्धांतों को पढ़ाया, बढ़ चढ़ के सिखों के सिद्धांत को पढ़ाया, और भी चीज़ें थी, सबको पढ़ाने की कोशिश की। खालसा कॉलेज अमृतसर में। उसके बाद है काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। क्या आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामीगिरी में जाति उत्पीड़न और अमेरिका की प्रचलित दास प्रथा के बीच इस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दास्तां की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। मतलब सुबह भोर होने से लेकर देर रात तक ये काम करते थे। सही ढंग से काम ना करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। जैसे अब पहले क्या होता था कि ये गुलाम खरीद के ले गए और वहाँ ले जाके ये दूसरों को बेच दिया करते थे, तो गुलाम खरीदे जाते थे। दास प्रथा जो चलती थी, श्वेत और अश्वेत सभी, मतलब गोरे और काले सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 में अमेरिका क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया, अमेरिका वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत प्रभावपूर्ण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। वो उनके क्या हैं? पथ प्रदर्शक हैं, लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्लीय समानताओं के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। तो ये अब्राहम लिंकन जो थे, ये उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया था। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर था जाति व्यवस्था के बारे में। बहुत कुछ बताने की कोशिश की हमने, आपको समझाने की भी कोशिश की। उम्मीद है समझ में भी आया होगा आपको अच्छे से। और
नहीं आया, जो भी अगर कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं समझ में आया, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी एनसीईआरटी की ही सारी वीडियोस इसमें डाली जाती हैं। चैप्टर हर क्लास के एक एक चैप्टर, कोई ना कोई चैप्टर आते रहते हैं, बस सीक्वेंस में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आ ही जाते हैं सारे चैप्टर। ठीक, उम्मीद है हम आपको हर लगभग पूरी है कि मतलब 6 to लेके 10 12 तक की बुकों के सारे चैप्टर्स हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, बट थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए परेशान ना होइए। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज वीडियो आती रहेंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।